गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च। इसके मीनिंग को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे और स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च करने में वो देखेंगे। ठीक है। द वर्ड रिसर्च, आप यहाँ देखिए, ये जो रिसर्च है ये आपको देखकर लग रहा होगा कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। टू टर्म्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका री और एक है सर्च। री का मतलब आपको पता है, री का मतलब है बार बार, अगेन एंड अगेन। री मीन्स अगेन, ए न्यू यानी कि किसी भी चीज को नए सिरे से शुरुआत करना, और ओवर अगेन यानी कि बार बार। और सर्च का मतलब क्या है? किसी भी चीज को ढूंढना, किसी भी चीज का पता लगाना। किस तरह से? सर्च मीन्स टू एग्जामाइन क्लोजली एंड केयरफुली। ठीक है। रिसर्च इज अ केयरफुल। जब आप रिसर्च करते हैं तो उस समय रिसर्चर को, रिसर्च करने वाला जो है उसको हम रिसर्चर बोलते हैं, उनको केयरफुल होने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस का क्या मतलब है? एकदम काम रहना है आपको। ठीक है। यानी कि एंग्री नहीं होना है। और ख़ास करके जब आपको लंबे समय तक वेट करना पड़े तो अपने रिजल्ट के लिए अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है रिसर्च करने में तो वहाँ पे भी आपको अपने पेशेंस को बरकरार रखना होगा। अगर किसी भी रिसर्च करने वाले में, रिसर्चर में पेशेंस नहीं है तो फिर रिसर्च वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो वो तुरंत नहीं हो जाता, समय लगता है उसमें। एंड सिस्टमैटिक स्टडी, और रिसर्च में क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी होता है इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू जनरलाइज फैक्ट्स। अंडरटेकन का क्या मतलब है? डिसाइड करना, टू डू समथिंग। कुछ भी आपको करना है तो आप डिसाइड करेंगे। और जनरलाइज करने का क्या मतलब है? जो बातें आपको पता है वो बातें जनरल कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ, जब आप चाय में इलायची देते हैं तो चाय की स्वाद जो है वो बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे क्या मैम, क्या बता रहे हो, जनरल बातें हैं, सब जानते हैं ये लोग। तो जनरलाइज का मतलब जो बातें सबको ही पता लगे। हम क्या करते हैं रिसर्च में? जो बातें, जो फाइंडिंग्स हम करते हैं फिर वो सभी को हम बताते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन कर देते हैं फैक्ट्स का। आगे बढ़िए। इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल तह तक, गहराई तक। इन डेप्थ स्टडी ऑफ समथिंग इन सर्च ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन। आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए आप क्या करते हैं? इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। अब हम देखेंगे स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च प्रोसेस के। सबसे पहले टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे आप। इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन से दायरे के अंदर रहकर आपको काम करना है, ये आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। जितने भी लिटरेचर हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने सेलेक्ट किया है वो सब आप पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? क्या आप हासिल करना चाहते हैं? कौन से रिजल्ट तक जाना चाहते हैं? आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। फिर सैम्पलिंग देखेंगे, कितना आपको सैंपल साइज आपका लेना है। कलेक्ट द डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है, कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है? जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है डेटा एनालिसिस करेंगे, और जो हाइपोथेसिस आपने बनाया हुआ था ना यहाँ पर, उसकी टेस्टिंग करेंगे। एंड फाइनली जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब जनरलाइजेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है? एक्सप्लेन कर देना। और फाइनली आप रिसर्च रिपोर्ट लिख देंगे। ठीक है। अब आइए सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट अ टॉपिक। द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज अ टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक को चूज करेंगे। द टॉपिक शुड नॉट बी टू नैरो और टू वैग। आपका जो टॉपिक है बहुत ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी टू नैरो, बहुत नैरो नहीं होना चाहिए। नैरो का मतलब है एकदम संकीर्ण होना, छोटा होना। टॉपिक ऐसा होना चाहिए ना कि पढ़ करके पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। और ये बहुत ज्यादा आपका वेग भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए। टॉपिक ऐसा हो जो पढ़ के समझ में आए कि हाँ भाई इस टॉपिक का क्या मतलब है, कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। फैमिलियर विद द टॉपिक। जो आपके, जो रिसर्चर हैं, आपको फैमिलियर होना चाहिए टॉपिक से, आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस टॉपिक में। द टॉपिक शुड बी फिजिबल। फिजिबल का क्या मतलब होता है? पॉसिबल टू डू। ऐसा टॉपिक अब नहीं उठा लो कि
आपके दायरे से बाहर की बात हो जाए उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। टॉपिक आपको ऐसा चूज करना है कि आप उसके ऊपर काम कर सकें, कुछ फाइंडिंग्स, कुछ रिजल्ट्स आप निकाल सकें। देयर शुड बी स्कोप ऑफ न्यू डिस्कवरी इन द फील्ड। और जब आप रिसर्च करते हैं ना कुछ जो है वो लास्ट में छूट जाता है, और जो छूट जाता है वही है आपका स्कोप रहना चाहिए न्यू डिस्कवरी का। यानी कि जब कोई आपके रिसर्च रिजल्ट को पढ़े, जब कोई आपके रिसर्च को पढ़े, तो पढ़ने वाले को भी अगर आपके टॉपिक में कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो फिर वो कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, जब टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर अब स्पेसिफिक हो जाएंगे। डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपका जो प्रॉब्लम है, अपने प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सा आप स्पेसिफिक हो जाएंगे ताकि आप अपने दायरे से भटके नहीं। रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट है विच इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ रिसर्च, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक के बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा आपके प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, और एन एक्टिविटी फॉर विच सॉल्यूशन इज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च। और कौन सा सॉल्यूशन आपको हासिल करना है, ये सब आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम में बताते हैं। ठीक है, इट इज लाइक ड्राइंग बाउंड्रीज। ये जो है ना एक बाउंड्रीज की तरह है कि आप अपने लिए एक फ्रेमवर्क सेट कर रहे हैं, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, उसी दायरे में रहकर आपको रिसर्च करना है। विद इन विच द स्टडी विल बी कंडक्टेड, यानी कि एक बाउंड्रीज आप सेट कर लेते हैं जिसके अंदर रहकर आपको अपने रिसर्च के काम करने हैं। इट्स पर्पज इज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। इसका उद्देश्य क्या होता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। डिफाइन द पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या है, ये ना लिमिट बताता है द वे इन विच समथिंग कैन बी डन, यानी कि आपका लिमिट, आपका दायरा जिसके अंदर रहकर आप काम करेंगे। पैरामीटर्स किसका, ऑफ योर रिसर्च। एंड प्रेस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपने टॉपिक को सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने क्या कर लिया, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। आप अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए, अपने प्रॉब्लम को बता दिए कि इस प्रॉब्लम को लेकर हम रिसर्च करने वाले हैं। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करेंगे ना, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू का मतलब जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक पे पहले भी तो कुछ ना कुछ काम हो चुका होगा, तो वो सारी बातों को आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना काम हो चुका है, कौन से टॉपिक पर, कौन से मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह है आपका लिटरेचर रिव्यू। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ बुक्स। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बुक्स लिखे जा चुके हैं, जो जर्नल्स है, जो आर्टिकल्स है, जो डॉक्यूमेंट्रीज है, सब आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद कोई सा भी बुक पढ़ लेंगे, कोई सा भी जर्नल्स पढ़ लेंगे क्या, नहीं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च। आपके रिसर्च का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको बुक्स पढ़ने होंगे, जर्नल्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज। ये सब पढ़ने के बाद जो है आपको पता लगेगा व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में कौन सी बातें पहले से लोगों को जानकारी है। एनालाइजिंग व्हाट इज अननोन, पता करेंगे आप कौन सी बातें अननोन है, और जो भी आपको गैप मिलेगा ये नोन और अननोन के बीच में, इसके बाद आप डिसाइड करेंगे व्हाट रिसर्चर्स विल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, यही है आपका लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक, क्या बातें हैं जो सबको पता है, कौन सी बातें हैं जो पता नहीं है, और आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया, अब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करेंगे। लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको गैप का पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा ना, कंट्रीब्यूशन की बातें, यानी अब आपका उद्देश्य क्या होगा, क्या बताने वाले हैं आप सोसाइटी को, या फिर अपने फाइंडिंग्स में, अपने रिपोर्ट में आप क्या बताएंगे, वो बात आप यहाँ पर बताते हैं। डेवलप द ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लीट एंड क्लियरली स्पेसिफाइड। अब जो है आप एकदम कंप्लीट हो जाते हैं और एकदम क्लियर स्पेसिफाई हो जाते हैं कि अब जो है हमारा टॉपिक यही है, और इस टॉपिक में भी एक स्पेसिफिक एरिया ये है, इसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं और इसी को लेकर अब हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें आपके दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज आर द मेन एम ऑफ द स्टडी। ये जो है आपका मेन एम होता है स्टडी का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और इसके साथ में जो अचीव हो जाते हैं ना, उसी को बोलेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मेन ऑब्जेक्टिव्स,
अचीव्ड अलोंग विद मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसको बोला जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। मेन जो है आप इसके ऊपर काम करेंगे और इसके साथ साथ जो अचीव हो जाए ना वो होता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि मान लीजिए आपने ना एक टॉपिक चूज किया जो ऑनलाइन मार्केट है, यानी कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या ऑनलाइन शॉपिंग का ऑफलाइन मार्केट पे कुछ असर पड़ता है क्या या फिर नहीं पड़ता है, ये आपका टॉपिक है। तो मेन तो आपका टॉपिक ये हो गया, आपको ये चेक करना है जो आजकल चल रहा है आपका ऑनलाइन शॉपिंग साइट जितने भी हैं, बहुत सारे अब तो रिसेंट में भी आ गए हैं, उनका आप असर देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग का असर क्या ऑफलाइन मार्केट पर भी पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। ये हो गया आपका मेन ऑब्जेक्टिव। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं कौन से ऑनलाइन शॉपिंग साइट का प्रभाव जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा पड़ता है, या फिर कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का यूज जो है वो ज्यादा करता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये हो गया प्राइमरी। और बाकी एज ग्रुप देखना या फिर कौन से शॉपिंग साइट का जो यूज है वो कंज्यूमर्स कस्टमर्स ज्यादा कर रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव्स डेवलप हो गया, अब आप यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। अब ये क्या है, हाइपोथेसिस जो है ना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि ये टेंटेटिव क्या है भाई, बहुत नया सा शब्द है। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है जो अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है, ये ना टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, यानी कि अनसर्टेन है ये अभी तक। विच विल बी चेक्ड, इसको आप चेक करते हैं थ्रू डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगता है कि जो भी आपने हाइपोथेसिस लिया था वो सही है या फिर गलत है। हाइपोथेसिस गिव्स अ डायरेक्शन टू रिसर्च। अब हाइपोथेसिस जो है आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिसर्च को एक डायरेक्शन देने में मदद करता है। देखिए हाइपोथेसिस से क्या होता है, इससे आप स्पेसिफिक रह पाते हैं, आप अपने दायरे से भटकते नहीं हैं, आपको ना अपनी बाउंड्री का पता होता है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग गैदरिंग इररेलेवेंट डेटा। जो इररेलेवेंट डेटा है ना वो आप यहां पर गैदर नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डेटा आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सा डेटा आपके लिए इररेलेवेंट है, कौन से डेटा को गैदर करना है और कौन से डेटा को गैदर नहीं करना। गैदर करने का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। और जब आपको पता रहेगा कि कौन सा डेटा आपके लिए यूजफुल है, तो इससे समय की भी बचत होगी, रिसोर्सेज की बचत होगी, which can otherwise be wasted in collecting irrelevant data. It prevents blind research. ये हाइपोथेसिस जो है ये ब्लाइंड रिसर्च को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ब्लाइंड रिसर्च क्या है, बिना किसी क्लियर पर्पज के डेटा को कलेक्ट करना या फिर इररेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना, आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट क्या करना है, एनालाइज क्या करना है, इसको आप बोलते हैं ब्लाइंड रिसर्च। यानी कि बिना मतलब की रिसर्च करना, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो है वो रिजल्ट क्या निकलने वाला है, आपका टॉपिक कुछ और है और आप जा कहीं और ही दायरे में रहे हैं। वेस्टिंग टाइम ऑन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि समय बर्बाद करना आपके इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, मीनिंगलेस कंक्लूजन निकालने के लिए जा रहे हैं आप, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड रिसर्च, जिसका कोई मायने ही नहीं होता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके रिसर्च से रिलेटेड। तो अगर आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो ये रोकता है ब्लाइंड रिसर्च को, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम HO इससे डिनोट करते हैं या फिर HN से भी डिनोट करते हैं, और जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना इसको H1 और HA से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस बताता है दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज नो डिफरेंस between two situations, there is no relationship or effect between variables या फिर between two variables, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बताता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अभी हम देखेंगे इसको एग्जांपल से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ, इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इट्स अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों अपोजिट है। नल हाइपोथेसिस बोलता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और अल्टरनेटिव बोलता है देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखिए आप जो ऊपर एग्जांपल लिए थे ना वो एग्जांपल क्या था
क्या ऑनलाइन शॉपिंग का असर, ऑनलाइन मार्केट जो है उसका असर ऑफलाइन मार्केट पर पड़ता है क्या? नल हाइपोथेसिस बोलेगा देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग का असर ऑफलाइन मार्केट पर नहीं पड़ता है, ये नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेट क्या बोलेगा? अल्टरनेट बोलता है दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, हाँ ऑनलाइन शॉपिंग का असर ऑफलाइन मार्केट पर पड़ता है। ये ना दोनों में डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन के बीच में या फिर दो वेरिएबल के बीच में कोई अंतर नहीं है। और अल्टरनेटिव बोलता है कि भाई अंतर है। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक साथ स्वीकार हो सकते हैं, एक साथ एक्सेप्ट हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। ये कुछ और बोलता है और ये कुछ और बोलता है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं आप, तो अल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही बातें यहां पर लिखी हुई है। अल्टरनेटिव में देखिए, कंसिडर्ड टू बी ट्रू, इसको आप ट्रू मानेंगे। कब ट्रू मानेंगे? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाए। इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेटिव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट्स द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, ये जो है ना नल हाइपोथेसिस का अपोजिट है। क्लियर हो गया? हो गया होगा, उम्मीद है ऐसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप करेंगे हाइपोथेसिस के बाद क्या? प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है ना, रिसर्च डिजाइन में आप अब यहां पर बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, किस तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट है आपको। प्राइमरी डेटा लेंगे, सेकेंडरी डेटा लेंगे, डेटा को कहां से कलेक्ट करेंगे, कितना सैंपल साइज होगा आपका, टाइम पीरियड, कितना समय लगेगा रिसर्च करने में, हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड, किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ जाना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, सैंपल साइज क्या होगा, कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे, टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, जैसे होता है ना आपका रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, वो सारी बातें जो है रिसर्च डिजाइन में आप बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अब काम करेंगे सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये आपका एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज्ड टू सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ डेटा। यहाँ पर आप क्या करते हैं? सैम्पलिंग का यूज करते हैं हम सेलेक्ट करने के लिए। क्या सेलेक्ट करने के लिए? सबसेट ऑफ डेटा। सबसेट का मतलब होता है एक लार्जर डेटा सेट से, लार्जर डेटा से एक स्पेसिफिक पोर्शन को सेलेक्ट कर लेना, एक छोटे से पोर्शन को, एक स्मॉलर से पार्ट को निकाल लेना, उसी को आप बोलते हैं सबसेट फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, अलाउइंग रिसर्चर्स टू मेक इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन के आधार पर आप क्या करेंगे? सैंपल निकालेंगे, इसी को आप बोलते हैं सैंपलिंग। पॉपुलेशन के आधार पर जो आपका पॉपुलेशन है उससे सैंपल निकालना, दैट इज सैंपलिंग। और सैंपल के आधार पर जो आपका रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है, किसको लेकर? ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन को लेकर, उसको आप बोलते हैं इन्फेरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर घर में कोई चावल बना रहा है तो क्या चावल का सारा दाना पीस पीस कर देखते हैं चावल पक गया है या नहीं? ऐसा तो नहीं है। आप दो चार दाना निकालते हैं, उसके बाद उसको आप पीस कर या फिर उसको थोड़ा सा दबा कर चेक करते हैं कि चावल जो है वो पक गया है या फिर नहीं पका है। तो पूरे बर्तन में जो चावल आप बना रहे थे ना वो पॉपुलेशन था, और जो चार दाना आपने निकाला ना वो सैंपल है। पॉपुलेशन से वो चार दाना निकालना इज सैंपलिंग। और उस चार दाना के आधार पर आपको लगता है नहीं नहीं अभी 5 मिनट तो और लगेगा, तो 5 मिनट क्या केवल वो चार दाना में लगेगा या पूरे के पूरे पॉपुलेशन में लगेगा, पूरे के पूरे बर्तन में जो चावल है उसमें लगेगा, कंप्लीट में लगेगा? तो सैंपल के आधार पर जो पॉपुलेशन को लेकर आप रिजल्ट देते हैं ना उसको आप बोलते हैं इन्फेरेंस। क्लियर है? ये था आपका सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग के बाद अब आप क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, अब डेटा आपका दो तरह का होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? ये आपका ओरिजिनल होता है। रॉ डेटा होगा कलेक्टेड डायरेक्टली, डायरेक्ट इसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सोर्स।
स्पेसिफिकली फॉर अ रिसर्च स्टडी और प्रोजेक्ट। इट्स द मोस्ट ऑथेंटिक, ये जो है मोस्ट ऑथेंटिक होता है यानी कि सही होता है, एंड रिलायबल विश्वसनीय फॉर्म ऑफ डेटा है। ओरिजिनल होगा, रॉ होगा, फर्स्ट हैंड होगा यानी पहली बार आप कलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक होगा, हाई एक्यूरेसी होती है इसमें। कैसे कर सकते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट? सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनायर, ये सब ना हम एक एक करके अलग अलग पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा इज एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, प्री कलेक्टेड डेटा, पहले से जिसको कलेक्ट कर लिया गया है और वहां से जाकर आपने डेटा को उठा लिया, वो हो गया सेकेंडरी डेटा। डेट हैज बीन गैदर्ड बाय समवन एल्स, जो पहले से किसी ने गैदर करके रखा हुआ है, कलेक्ट करके रखा हुआ है, ऑफन फॉर अ डिफरेंट पर्पज, उनका पर्पज कुछ और होगा। इट्स अ कॉन्वेनियंट, ये जो है ना कॉन्वेनियंट होता है यानी कि इजी हो जाता है आपके लिए कलेक्ट करना, एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू गैदर डेटा। अब जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉलेज में ना, कॉलेज के 500 बच्चों का, या फिर आपके क्लास में मान लेते हैं कि 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको वो सबका डीओबी जानना है, डेट ऑफ बर्थ जानना है। तो आपके पास दो तरीके हैं जानने के, या तो आप सबके पास एक एक करके जाइए और सबसे पूछिए भाई आपका डीओबी क्या है, आपका डीओबी क्या है, आपका डीओबी क्या है। इस तरह से करके आप 500 स्टूडेंट से डेटा गैदर कर सकते हैं। वो कौन सा होगा? प्राइमरी डेटा होगा। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सीधे ऑफिस जाकर वहां पर जो भी डिटेल एडमिशन के टाइम में लिया गया था, वहां से भी तो आपको डीओबी का पता लग जाएगा। वहां पर जाकर आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स का डीओबी पता कर सकते हैं। तो आप एक एक करके सारे स्टूडेंट के पास तो नहीं गए, आप सीधे ऑफिस गए, ऑफिस वालों ने पहले से ही डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था, वहां से आपने डेटा ले लिया, वो हो जाएगा। अगर वहां पर से डेटा उठाते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या हो सकता है आपका? पब्लिश्ड रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑनलाइन डेटाबेस, या किसी बुक से डेटा गैदर करना। ये टाइम सेविंग होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता यहाँ पर ना, बायस के चांसेस होते हैं, एरर्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने इसको गैदर नहीं किया हुआ है। इसके बाद है आपका, जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे और हाइपोथेसिस का अब टेस्टिंग करना है। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स, यानी कि अब हम रिजल्ट निकालेंगे, अपनी कुछ फाइंडिंग्स निकालेंगे डेटा के बेस पर, एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स। बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स का आपको अब यहाँ पर डेटा एनालिसिस करने में यूज करना है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कुछ आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उसका आप यूज करेंगे यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी का मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, एनोवा, ये सब का आप यूज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है? ये तो हो गया आपका डेटा एनालिसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है? इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to validate और reject a hypothesis। आपने पढ़ा था दो तरह का हाइपोथेसिस, नल और दूसरा क्या पढ़ा था? भूल गए, दूसरा क्या था? अल्टरनेटिव था। तो अब एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ डेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपका दो तरह का एरर होता है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। आपने हाइपोथेसिस अभी पढ़ा था दो तरह का, पहला क्या था आपका? नल हाइपोथेसिस, और दूसरा क्या था आपका? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते थे तो अल्टरनेटिव को क्या करते थे? रिजेक्ट। और अगर नल को रिजेक्ट करते थे तो अल्टरनेटिव को क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। यहां पर देखिए, टाइप 1 एरर को आप अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को आप बीटा से डिनोट करते हैं। अब टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ये लाइन एक बार वापस से देखिए, क्या है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना व्हेन इट इज ट्रू। अब एक बार वापस से सुनिए, ये है क्या? नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो आपको क्या करना चाहिए था? एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया।
इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर। और इसी का ठीक अपोजिट है आपका टाइप 2। नल हाइपोथेसिस आपका गलत था, आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, रिजेक्ट आपने किया ही नहीं, आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया टाइप 2 एरर। टाइप 1 में क्या है, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, तो ट्रू था तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, एक्सेप्ट की जगह आपने क्या कर लिया, उसको रिजेक्ट कर लिया, टाइप 1 एरर। और टाइप 2 में क्या है, नल हाइपोथेसिस आपका गलत था, गलत था तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यह है आपका टाइप 2 एरर। देखिए, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आप रिजेक्ट करने में फेल हो गए, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया व्हेन इट इज फॉल्स, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां से सारा काम हो गया, अब क्या करना है, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइजेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द फाइंडिंग्स ऑफ ए स्टडी टू अ लार्जर पॉपुलेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जो जनरलाइजेशन है आपका, देखिए जो आप इन्फ्रेंस निकाले थे, कंक्लूजन निकाले थे, किसके बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे। अब आप और भी लार्जर पॉपुलेशन पे आप अपने फाइंडिंग्स को अप्लाई करके चेक करेंगे कि सब जगह हमारी फाइंडिंग्स जो है वो एक जैसी आ रही है या नहीं आ रही है। जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द फाइंडिंग्स, जो भी आपका फाइंडिंग्स हुआ है स्टडी का, टू अ लार्जर पॉपुलेशन और टू अदर कॉन्टेक्स्ट। आप चेक करेंगे जो भी आपकी फाइंडिंग्स हुई है वो सारे सिचुएशन में सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जनरलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग एंड मैथोडोलॉजी। आपका अगर सैंपल सही है तो जनरलाइजेशन भी जो है ठीक होगा, अदर कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप अपने फाइंडिंग्स को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपका मेथड सही है, मैथोडोलॉजी आपका था ना, जैसे बहुत सारे आप टूल्स टेक्निक्स का यूज कर रहे थे, अगर वो आपने सही से लगाया हुआ है तो अदर कॉन्टेक्स्ट में भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। बस आपके रिसर्च का काम हो गया। अब जहां जहां से आपने मदद ली थी वो सारी बातें आपको लिखनी होगी, सबका एक तरह से कंक्लूजन आपको अब यहाँ पे करना है। अब आप लिखेंगे अपना रिसर्च रिपोर्ट। देखिए क्या है, ए रिसर्च रिपोर्ट, अपना आप रिपोर्ट लिख देंगे, इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स द, अब इसमें होगा फाइंडिंग्स, क्या आपने फाइंड किया है, किस तरह के मेथड का यूज किया है, क्या रिजल्ट निकाला आपने। अब इसके कंपोनेंट्स में होता है सबसे पहले टाइटल पेज, जो आप अपना रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे ना, उसमें सबसे पहले टाइटल होगा, इसमें टाइटल होता है ऑथर और इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका ब्रीफ समरी है, यानी कि शॉर्ट समरी आपके रिसर्च स्टडी का। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस की बातें लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब तो आपको पता है, रिव्यू ऑफ रेलिवेंट रिसर्च स्टडीज, ये सब जो है आप अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखेंगे। मैथोडोलॉजी, कौन से मेथड्स का यूज किया, कौन से टूल्स टेक्निक्स का यूज किया, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या था। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। रिजल्ट्स लिखेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो भी आपका रिजल्ट आया है, फाइंडिंग्स आई है, इंक्लूडिंग टेबल्स, फिगर्स एंड ग्राफ, ये भी आपको बनाना होता है। डिस्कशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस भी बताएंगे। कंक्लूजन में आप लिखते हैं समरी, किसका, जो आपके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, और रिकमेंडेशंस लिखेंगे। रेफरेंस क्या है, लिस्ट ऑफ साइटेड सोर्सेज, यानी कि ये जो है ना, आप अपने रिसर्च में जितने भी सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, वो सब आप रेफरेंस में मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्या जरूरत है, जो ओरिजिनल ऑथर हैं उनको क्रेडिट देने के लिए करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या है, जो भी डेटा है आपका, क्वेश्चन आयर आपने बनाया होगा, सर्वे आपने किया होगा, वो सब आप अपेंडिक्स में लिखते हैं, यानी कि एडिशनल मटेरियल्स, जो आपके राव डेटा हैं, जो एक्स्ट्रा फिगर्स है। क्यों करेंगे ये अपेंडिक्स में, क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आपका मेन बॉडी है ना,
मेन बॉडी में अगर आप पूरा क्वेश्चन आयर कर दें, जो आपका एक्स्ट्रा फिगर्स है वो डाल दें, तो थोड़ा सा क्लटर जैसा हो जाएगा। इसलिए ये सब जो है आपका एडिशनल मटेरियल्स आप क्या करते हैं, अपेंडिक्स में लिखते हैं। यानी वो सारा एडिशनल मटेरियल जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करता है, आप इसको मेन, यहाँ पर मेन बॉडी में क्यों नहीं लिखेंगे, ताकि जो है आपका मेन बॉडी वो क्लटर फ्री रहे, क्योंकि ये जो है आपका वो लेंथी हो सकता है, बहुत डिटेल में होता है, इसलिए आप इसको लास्ट में जाकर अपेंडिक्स में शो कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका रिसर्च स्टेप। एक बार वापस से देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट करना है, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी देखा आपने, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर देंगे, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखा इसमें आपने, प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन, टूल्स, टेक्निक्स, हाउ द डेटा कलेक्टेड सब यहाँ पर होगा, कैरी आउट सैम्पलिंग, कितना सैम्पलिंग होगा, पॉपुलेशन से सैम्पलिंग निकालेंगे और सैंपल निकालेंगे, सैंपल के बेस पर इन्फ्रेंस होता है, कलेक्ट द डेटा, इसमें आपने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, डेटा को एनालाइज करेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। दो तरह का एरर हो सकता है, टाइप 1 और टाइप 2, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइजेशन में क्या है, जो भी फाइंडिंग्स है लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि फाइंडिंग्स जो है वो हर जगह सेम आ रही है या फिर नहीं, इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट को, यानी एक्सप्लेन करेंगे, एंड फाइनली रिसर्च रिपोर्ट लिख देंगे। इसी के साथ जो है आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस ये खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।